जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आज़ाद ख़बर के साथ अदनान हैदर। ईद गुज़र गई, बहुत खैर आफ़ियत से गुज़री और ईद के बाद कहीं कोई कोहराम नहीं बचा, कहीं कोई एहतजाज नहीं हुआ, कहीं कोई रैलियाँ नहीं निकाली गईं, कहीं शहबाज शरीफ की नींदें उड़ाने के चांसेस आपको नज़र नहीं आ रहे। बड़ी सुकून से ईद गुज़री है और अगली ईद भी इसी सुकून के साथ आ जाएगी। हाँ, जो बुरा हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है, शायद उतना ही बुरा हाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का है। दोनों को अपनी अपनी जगह बैठ के चीज़ों को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा ताकि दोनों की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। तो ज़रा इन दोनों पे हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे बलूचिस्तान के हालात। बहुत ज़्यादा तो ख़राब हैं ही हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी टेंस होती जा रही है और उस हवाले से जहाँ सरदार अख्तर मेंगल साहब को इंगेज किया जा रहा है, वहाँ BOIC की जो सरबराह हैं महारंग बलोच साहिबा, उनको भी मुज़ाकरात की तरफ लाया जा रहा है, उनको ऑप्शन दिया जा रहा है। तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो कि हम बड़े खुश हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरा दिल फूले नहीं समा रहा। मेरा दिल करता है कि मैं जाके मिठाइयाँ बाँटूँ, दरबारों पे देगें चढ़ाऊँ, चादरें चढ़ाऊँ कि हम न्यूज़ीलैंड की B टीम से एक T20 मैच जो है वो जीतें। और हमारे कप्तान जो हैं, वहाँ भी कप्तान का मसला है। PTM खैर कप्तान का नहीं, प्लेयर्स का मसला है। और टीम में भी कप्तान साहब फरमाते हैं कि जी वो हम PSL की तैयारी जो है उसमें परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगे। ओ भाई, खुदा का नाम लो, PSL इज़ नॉट अ टूर्नामेंट जहां आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। PSL में आपको डॉलर्स मिलते हैं भाई, उसमें आपकी जेब तकड़ी होती है, खेलने वाले अमीर होते हैं। जो ये टूर्नामेंट करा रहे हैं PSL का, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जो टीमों के ओनर्स हैं, उनको पैसा मिलता है, PCB को बहुत पैसा मिलता है। तो ये जो PSL है, ये लॉलीपॉप हमें ना दें, क्योंकि PSL जो है वो आपका रिस्क रोजी है। रिस्क रोजी भी अरबों का, करोड़ों लाखों डॉलर्स का, जिसको आप पैसों में कन्वर्ट करें तो वो अरबों रुपए का बन जाता है। तो ये बिजनेस है और अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस ने हिंदुस्तान की क्रिकेट को बहुत मजबूत किया। पाकिस्तान में इसने क्रिकेट को सिर्फ तबाह किया है। फ्रेंचाइज क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड की B टीम से हम हार गए। हम उन वजूहात पे नहीं जाते जिन वजूहात पे हमें काम करना चाहिए। एक भी प्लेयर मुझे बताया जाए जो PCB ने जो पिछले 3 सीजन में परफॉर्म कर रहा हो और उसको खिलाया गया हो, एक भी प्लेयर नहीं है। आपने जिनको सुपरस्टार बनाया हुआ है वो 4 रोजा क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है। उन्होंने आखिरी डोमेस्टिक कब खेले था किसी को कोई पता नहीं है, बट वो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं। जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, ये हमारे स्टार बॉलर्स हैं। जब हम इनका देखते हैं कि भाई इंटरनेशनल के अलावा क्या खेले हैं, तो वो सिर्फ लीग्स खेलते हैं जिनमें उनको लाखों रुपए मिल जाते हैं। तो सिर्फ पैसों की खातिर प्लेयर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। और हमें दुख इस बात का होता है कि एक क्रिकेट ही तो है जो हम सब बड़े शौक से खेलते भी हैं, देखते भी हैं। और क्रिकेट इस मुल्क को कभी कभी अच्छा और पुरसुकून, खुशी, मुसरत भरा लम्हा भी दे जाता है, लेकिन वो भी हमसे छीना जा रहा है। उसकी अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ी वजह है वो खुद चेयरमैन PCB भी हैं। मोहसिन नकवी साहब के पास इतना काम है करने को, इतना काम है करने को, और वो बड़े फजल से कोई भी काम नहीं करते। सिक्योरिटी के मामला हो तो उनमें वो नज़र नहीं आते, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। जहाँ मामला हो पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी का, यकीन जानिए कि मोहसिन नकवी साहब ने चेयरमैन PCB होते हुए क्रिकेट स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन करवाई और स्टेडियम्स की रेनोवेशंस करवाई। वजीर दाखिला, उनका काम बतौर PCB चेयरमैन क्रिकेट की इंप्रूवमेंट था। उन्होंने ठेके देना शुरू कर दिए, क्रिकेट ग्राउंड्स बनाना शुरू कर दिए, उनको रिहेबिलिटेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, बतौर इंटीरियर मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी थी कि मुल्क में जो सिक्योरिटी के मामला हैं उस पर नजर रखें। अल्लाह के बंदों ने इस्लामाबाद में फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनाना शुरू कर दिए। तो उनकी ख्वाहिश है कि वो बड़े होके शहबाज शरीफ साहब बने। तो उनकी ये ख्वाहिश क्रिकेट को भी ले डूबी है और हमें भी ले डूबी है। तो मोहसिन नकवी साहब, खुदा का वास्ता, आपको ये दोनों काम नहीं आते, फिर भी मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई एक काम फाड़ लो। या आप वजीर दाखिला मुकम्मल तौर पे आ जाएं, या मुकम्मल तौर पे चेयरमैन PCB आ जाएं, और कम अज़ कम खुदा का नाम लेते हुए उन प्लेयर्स को मौका दें जो भाई डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं। ये इसमें कोई रानी तोप नहीं चलानी आपने। आप डोमेस्टिक में देखें कि क्या कौन से बच्चे कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उनको साथ लेके चलें, ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट उनको दें, टीम के साथ वो ट्रैवल करें, फिर उनको परफॉर्म कराएं। आप एक प्लेयर को उठाते हैं, कहीं वो सिफारिश से आ जाता है, कहीं आपको पसंद आ जाता है, कहीं आप गलती से उसके स्टैट देख लेते हैं और उसे कहते हैं जाओ इंटरनेशनल खेलो, और ये आप उसके साथ भी ज्यादती करते हैं। सो इसको आपको देखना होगा, हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है। अब आते हैं कुछ खबरें जो मैं आपको दे के गया था। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मैंने कुछ सहाफ़ियों को सुना है, हमारे दोस्तों को, वो दो तरह के जो है खबरें आ रही हैं। एक ये कि इमरान खान साहब एक ही महीने में रिहा हो जाएंगे।
तो मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूँ कि इमरान खान साहब कम से कम 2025 में, अप्रैल हो चुका है, तो अगस्त सितंबर तक तो बिल्कुल वाजे है कि इमरान खान साहब की रिहाई का कोई चांस नहीं है। मैंने ये कहा था ईद से पहले कि खान साहब अडयाला जेल को अलविदा कह देंगे, तो यस, उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। रिहा होने वाला कोई चक्कर नहीं। मेरे कुछ दोस्तों ने तो उनको जद्दा पहुंचा दिया। तो ये सिर्फ खबरें हैं व्यूज़ लेने के लिए, और हम झूठ भी बड़ी महारत से बोलते हैं ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि सच तो हम सुनना नहीं चाहते। सच होगा तो व्यूज़ कैसे आएंगे। सो हम जैसे कुछ दोस्त कोशिश करते हैं कि मिर्च मसाला डालते हुए कोई ऐसा शोशा छोड़ दें कि व्यूज़ भी आ जाएं, मशहूरी भी हो जाए और थरथली भी पै जाए। कुछ नहीं होने वाला खान साहब का। खान साहब जहाँ हैं अब इसी सूरत हाल को लेके वो आगे मामलात को लेके चलेंगे। अब दूसरी जानिब ये कि वो तहरीक इंसाफ वाले जो कह रहे थे कि हम तो अफ्तारियाँ किया करेंगे अडयाला जेल के बाहर, हम ईद नमाज अडयाला जेल के बाहर पढ़ेंगे, हम तो बैठ जाएंगे आके दरी बिछा लांगे। कितने ने सारे, हर कोई अपने अपने घरों में। एक शख्स है जो खज्जल हो रहा है, वो है इमरान खान। उसके अलावा सारे स्कूल में एक उसकी बीवी, एक दो उसकी बहनें, वो उसके अलावा सबको तो रेटिंग मिल रही है। जो यहाँ बैठे हैं वो सियासतदान बन गए, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं वो डॉलर्स कमा रहे हैं। वो क्या नाम है उसका, नौसरबाज गिल शहबाज, वो मुझे तो मौज लगी है। उस तरह के कई मेरे और जो नाम नहाद साफ़ी अपने आप को कहते थे, कहीं वाशरूम में लेट के वो कभी 5th जनरेशन वार लड़ा करते थे, उनकी तो मौज लगी है। हर बंदा इमरान खान के नाम पे या वो फेम ले रहा है या वो पैसा ले रहा है। कल्ला खान है या खजल हो जा रहा है, और कोई बंदा उसके बारे में उसके साथ सिंसियर नहीं है। फिर अब आ जाएं, अलीमा खान साहबा को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि 8 को मंगल को, क्योंकि फैमिली डे होगा, अगर मुझे अब ना मिलने दिया गया तो मैं एहतजाज पे बैठ जाऊंगी, धरना दे दूंगी। तो क्या अलीमा खान साहबा वो धरना देंगी? अगर अलीमा खान साहबा धरना देंगी तो उसको क्या पीटीआई अडयाला के बाहर जाके उस धरने को ज्वाइन करेगी? दूसरी जानिब मुराद सईद साहब कहते हैं कि निश्तर हॉल पेशावर में 6 को होगा एतवार, कल 6 को वो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वो पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी इमरान खान साहब को ईद के बाद रिहा करवाना चाह रही थी, वो ईद 7वें दिन आके अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी। सो किस कदर खजल और जलील किया हुआ इस पूरी पार्टी को। आई एम सॉरी, मुझे बड़ा दुख होता है कि एक तीसरी बड़ी ताकत उभरी थी और उसको उसी के लोगों ने अपने मफाद की खातिर जलील और रुस्वा कर दिया गया है। तीसरा है कि और अहम इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमेशा जुड़ा रहता है, वो है इमरान खान साहब के पास जाके शिकायतें लगाने का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 3 तरह के ग्रुप हैं। एक वो ग्रुप है जो एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा क्लोज है, जो ये चाहता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर होते हैं तो आपकी बड़ी मौज होती है, तो कारोबार सारे सैट होंगे ने, मुंडियां दियां नौकरियां लग जाती हैं, ठेके मिल जाते हैं, फेवरेटिज्म में बहुत कुछ आपको फ़ायदा हो जाता है, फिर आपको अच्छी पोस्टिंग्स मिल जाती हैं, फिर आपको वजारतें मिल जाती हैं, ओहदे मिल जाते हैं, पॉपुलैरिटी मिल जाती है। मेरी तरह आप नई शर्ट पहन के बालों में कंघी दे के आप टीवी पे मशहूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने के बड़े फ़ायदे होते हैं। और ये ऐसा नशा है, ये ऐसी लत है कि जब एक दफ़ा लग जाती है तो फिर ये कब्र के साथ ही जाती है, फिर आप वापसी का कोई रास्ता इस पे नहीं होता। तो एक ग्रुप तो वो है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और उसमें जो बड़ा किरदार है वो खुद अली अमीन गंडापुर साहब हैं, आज़म सवाती साहब हैं। और आज़म सवाती साहब जब भी इमरान खान साहब से मिलते हैं उनको किसी ना किसी की शिकायत लगानी होती है। एक तो उन्होंने लगा दी हमाद अदर साहब की, भाई एक वो शख्स जो पार्टी के साथ खड़ा है, जो आज भी खान के साथ खड़ा है, उसकी भाग के शिकायत लगा दी। और शिकायत भी लगाई आलिया हमजा साहिबा को, वो काम नहीं करने देते। आलिया हमजा साहिबा ने खुद कह दिया कि मुझे तो हमाद अजहर से कोई मसला ही नहीं। तो आज़म सवाती साहब को खुदा का खौफ करें, किस मुंह से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वर्कर को जो जानता है कि आप 2 नंबरी करते हैं सारे, किस मुंह से उसको जाके बताएंगे कि आप खान के सिपाही हैं? और फिर उन्होंने वो शिकायत लगा दी। वो एक और हैं सवाती साहब जो कि स्पीकर हैं केपी के असम्बली के, बाबर सलीम सवाती साहब, उनकी शिकायत लगा दी। अच्छा, उन्होंने क्यों लाई ने? क्योंकि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट। अगर अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया जाता है, जो कि ताकतवर हल्के कभी नहीं हटाने देंगे, अगर हटाया गया तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट उम्मीदवार हैं। तो उन्होंने शिकायत लाती कि इनको हटा दिया जाए स्पीकर के ओहदे से। सो आज़म सवाती साहब और अली अमीन गंडापुर साहब और इस तरह के बाकी किरदार जो हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज समझे जाते हैं और एक्चुअली उनके एक्ट्स बताते हैं कि वो बहुत क्लोज भी हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक टीवी इंटरव्यू भी दिया, और अल्लाह के फजल से ये उन्होंने एक मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, जिस शख्स से उन्होंने रिक्वेस्ट करके वो और बैरिस्टर सैफ साहब 2.5 घंटे के लिए मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि यार ये जो आपका
मैं मुलाकात तो अब कर लें, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ना बहुत बुरा हाल हो रहा है और ये पीटीआई को नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि जी हम इमरान खान साहब से मिल लें, उसके बाद हम सब इन जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं वॉरियर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनसे हम लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे। तो फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अली अमीन गंडापुर साहब ने, ये उस मुलाकात जो इमरान खान साहब से करवाई जिसने, जब ये उनसे मिलने गए थे तो उनसे कमिटमेंट करके आए थे कि हूँ अब हमारा बिहेवियर अब देखेगा, हम इनको मतलब अपना आड़े हाथों लेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने वो कमिटमेंट उनसे पूरी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस इंटरव्यू में जिस तरह पाकिस्तान सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको जिस तरह निशाना बनाया, ऑफ कोर्स कई बातों पे तो वो बिल्कुल ठीक भी हैं, मतलब भले वो किसी के कहने पे ये सब कर रहे हैं, कई पॉइंट्स उनके ठीक भी हैं। भाई नौसरबाज गिल शहबाज करोड़ों रुपए कमाता है, वो बताए ना कि यूट्यूब से कितने पैसे कमाता है। और जो सारा जो चैप्टर है फॉरेन का, अमेरिका का हो, बरतानिया का हो, यूरोप का हो, ये यूरोज पाउंड्स और डॉलर्स इकट्ठे करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे, इमरान खान के नाम पे, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है वो कहाँ जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं वो ठीक तो करते हैं कि यूट्यूब इन्होंने सजा के बिठाया हुआ है और उस पर इमरान खान साहब को बेचते हैं और उस पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात इमरान खान और पीटीआई से जोड़ के ताकतवर हलकों पे लगाते हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं होता। तो इस हद तक तो उनकी बात पे से मैं भी एग्री करता हूँ। बट ये उन्होंने जो कमिटमेंट की थी ताकतवर हलकों के साथ कि अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो साइड लेंगे जो आपकी साइड भी होगा और जो आपके खिलाफ होगा हम उनको निशाने पर रखेंगे। एक ग्रुप तो ये है, एक ग्रुप वो है जो हमाद अजहर जैसा है, मुराद सईद जैसा है, जो मतलब जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरह से, वो चाहता है कि मामला इसी तरह चलना जिस तरह इमरान खान साहब चाहते हैं। एक है असद कैसर साहब का ग्रुप, वो ये चाहता है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल हमें करने दी जाए। अब अली अमीन साहब का जो ग्रुप है जिसमें अब मरवत साहब भी हैं, आजम सवाती साहब भी हैं और एक बड़ा हल्का हबाब लंबा चौड़ा है उसमें खुद बैरिस्टर गौर साहब जैसे लोग भी शामिल हैं, सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोग भी शामिल हैं। ये अब असद कैसर के ग्रुप के लोगों के खिलाफ भी हैं और हम्माद अजहर के जैसे लोगों के खिलाफ भी हैं। तो इतनी सारा तजाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो को अच्छा नहीं है। इस सारे तजाद में रहते हुए कोई अच्छाई की उम्मीद ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है ना ही इमरान खान साहब के लिए है। यह जरूर हो सकता है कि 25 का साल भी इमरान खान साहब के लिए कैद में गुजर जाए और 26 का भी गुजर जाए, अगर यही सूरत हाल अगर रही इमरान खान साहब के, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और टाइम मेरे पास कम है तो बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं। बलूचिस्तान में कल 6 तारीख को उन्होंने एक फाइनल अल्टीमेटम दिया हुआ है। अब उनको मनाने के लिए अख्तर मेगल साहब को, सादिक संजरानी साहब और सूबाई जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये ओनरशिप ली है कि हम उनको इंगेज कर लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने सादिक संजरानी साहब को और 2 और MPs को भेजा है अख्तर मेगल साहब से मुज़ाकरात के लिए। और बुगटी साहब ने एक अहम शख्सियत को ये फ़ोन करके इस्लामाबाद में, नॉट इन पिंडी, ये कमिटमेंट दी है। वो शख्सियत इस्लामाबाद में नहीं है होती इस्लामाबाद में, आजकल मुल्क से बाहर हैं। तो उनको ये कमिटमेंट दिया कि आप परेशान ना हो, अख्तर मेगल साहब वाला चैप्टर जो है वो मैं उसको हैंडल कर लूँगा। दूसरा जो अहम इशू है बलूचिस्तान में वो महारंग बलोच साहिबा वाला है। मैंने आपको ईद से पहले बताया था कि BYC पे पाबंदी लग सकती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं जिसमें BYC के लोग BLA के साथ कांटेक्ट में हैं, उनकी सहूलतकारी करते पाए गए हैं और वो सबूत मौजूद हैं इदारों के पास। और इदारे चाहते हैं कि अब BYC के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इदारे ने ये फैसला किया है कि एक मौका दिया जाए, BYC को भी एक मौका दिया जाए और महारंग बलोच साहिबा को भी एक मौका दिया जाए। ज़ाती तौर पे मैं भी ये समझता हूँ कि महारंग बलोच आवाज़ ज़रूर उठाती हैं उन महरूमियों की जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और उस महरूमों की वजह ना इस्टेब्लिशमेंट है ना वफाकी हुकूमत है, वहाँ का लोकल पॉलिटिकल स्कूल है। तो उस आवाज़ को रहना चाहिए, महारंग बलोच की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो बशीर ज़ेब के लिए उठेगी या वो रहमान गुल के लिए उठेगी तो उसको ख़त्म होना चाहिए, उसको उसी वक्त सजाए मौत दे देनी चाहिए। तो महारंग बलोच साहबा को अपने आप को डिसएंगेज करना पड़ेगा, किसी भी लेवल पे है। तो कुछ सबूत महारंग बलोच साहबा को दिखाए गए हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो कोई बातचीत नहीं हुई। महारंग बलोच साहबा को कुछ लोगों के और खुद उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं बशीर ज़ेब के साथ, और रहमान गुल ये भी एक कमांडर है जो पाकिस्तान फ़ौज से भागा हुआ है, और जाफर एक्सप्रेस का मास्टरमाइंड है, सारी डिक्टेशन और डायरेक्शंस जो हैं वो अफगानिस्तान से बैठा ये दे रहा था, तो जिसकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई थी, लेकिन ये वहाँ से भाग गया। तो उनके साथ महारंग का डायरेक्ट, बशीर ज़ेब के साथ तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। BYC के बहुत सारे लोग, BLA के बहुत से कमांडर्स को, खुदकश बमबार को, दहशत गर्दों को
ये जानते हुए कि वो बशीर ज़ेब और रहमान गुल के लोग हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो वो ये सारे सबूत BOIC की सरबराह महारंग बलोच साहिबा को दिखाए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या महारंग बलोच साहिबा इस सब से खुद को डिसएंगेज करेंगी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है, मैं खुद साउथ पंजाब से हूँ, मैं महरूमियों के इलाके से हूँ। बड़ा तकलीफ दे अमर होता है जहाँ आपको सिर्फ महरूमियाँ मिलें, तो वो बलोच अवाम की आवाज़ हैं। अब ये उनके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होगा, क्या वो ये कन्फर्म कर पाएंगी और सेटिस्फाई कर पाएंगी, क्योंकि महारंग साहिबा के पास अब और कोई रास्ता है नहीं। सबूत इस कदर वाज़े और मजबूत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।